Hello students, today we will discuss about the band theory. Band theory in solids. सॉलिड्स में जो बैंड थ्योरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले जो मैंने 6 वीडियोस डाले हैं, इससे पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक सॉलिड स्टेट के डाले हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपका टॉपिक्स का एक लिंक बन जाए और आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। और पहले वाले वीडियोस इसलिए देखना आपके ये जरूरी है। तो हम बैंड थ्योरी स्टार्ट करते हैं। बैंड थ्योरी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी बोलते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। व्हेन एटम्स कंबाइंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी मेटल की रोड है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, निकल है, प्लेटिनम है, कोई मेटल की रोड आपके पास है या कोई एलिमेंट की रोड है, तो उसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो एटम्स हैं बहुत ज्यादा, उनमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो जो एटम्स हैं वो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, तो सॉलिड्स के अंदर उसी तरह से मॉलिक्यूल्स भी उनके क्लोज होंगे एक दूसरे के। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी क्लोज होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी क्लोज होंगे। तो जो क्लोजली स्पेस्ड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जो क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, आर कॉल्ड एज एनर्जी बैंड्स। तो पहला पॉइंट, इसमें पॉइंट वाइज मैंने आपको कंसाइज करने की कोशिश की है ताकि एग्जाम में आप बहुत आसानी से जो आपको चाहिए वो लिख पाए आप टू द पॉइंट, क्योंकि आंसर करना होता है एग्जाम में। आप बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें नहीं लिख सकते उसमें। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोर्ड पे आपको लिख के बताया है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, आप ध्यान से सुनेंगे। बैंड थ्योरी में क्या है, पहला पॉइंट, द क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी मेटल की रोड आप लेते हैं तो उसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, उनमें मिलियंस बिलियंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो क्योंकि एटम्स ही बहुत क्लोज हैं तो उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बहुत क्लोज होंगे एंड क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। तो क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, एनर्जी बैंड्स। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ एनर्जी बैंड्स, 2 टाइप के एनर्जी बैंड्स बनते हैं। वन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड अदर इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। एक को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड और दूसरे का नाम क्या है, कंडक्शन बैंड। द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, एक एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर। दिस एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन गैप। उसको हम फॉरबिडन जोन और फॉरबिडन गैप बोलते हैं। मैं डायग्राम से भी आपको शो करूंगा अभी। ये जो कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर, बैंड थ्योरी के बेस पे 3 तरह के सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। वो डिपेंड करता है साइज ऑफ फॉरबिडन जोन के ऊपर। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जैसे कि देखो नाम से पता लग रहा है, मैं थोड़ा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में बता देता हूं। वैलेंस बैंड को हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वैलेंस बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे लिखते हैं HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब हो गया, देखो नाम है वैलेंस बैंड, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो। तो सबसे बाहर वाला जो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सबसे बाहर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मीनिंग ये हो गया। कंडक्शन बैंड क्या है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो नाम से पता लग रहा है इसके, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो से हम इसको शो करते हैं सिंबल शॉर्ट फॉर्म में, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम याद ना रहे तो आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। ये हो गया हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनऑक्यूपाइड का मीनिंग होता है खाली, एम्प्टी। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो वैलेंस बैंड वाले हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वो खत्म होते हैं तो उसके बाद एम्प्टी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाते हैं जो कि इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद जो एम्प्टी ऑर्बिटल जस्ट स्टार्ट होता है उसके जस्ट बाद,
तो उसको बोलते हैं ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसी का नाम है कंडक्शन बैंड, क्योंकि ये कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी इन द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। तो इसलिए इसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। इसको कंडक्शन बैंड हमने किसी ने बोला कि बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। तो हम इस पॉइंट पे थे। इन केस ऑफ कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आर फ्यूज्ड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं होता, फ्यूज्ड होते हैं वो कंडक्टर्स के केस में, और इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर पे वो आसानी से मूव कर सकते हैं। और हमें पता है कंडक्टर्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को इसीलिए कंडक्टर्स भी हम बोलते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उनमें आसानी से मूव करते रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द फॉरबिडन जोन इज स्मॉल। फॉर देखो ये कंडक्टर्स का अगर आप देख पा रहे हो तो कंडक्टर्स में मैंने ये एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश की। ये अलोंग दिस एक्सिस एनर्जी है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। एनर्जी एरो लगी हुई है, देखिए आप ऊपर की तरफ, ये इधर ये कंडक्टर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो दोनों फ्यूज्ड हैं, कोई फॉरबिडन जोन नहीं है। इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई कंडक्टर शो देयर बिहेवियर। ये सेमीकंडक्टर्स का है। देखिए सेमीकंडक्टर में मैंने बताया आपको कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर फ्यूज्ड। देयर इज स्मॉल गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसमें फ्यूज है, इसमें स्मॉल गैप है। देखिए ये जो गैप है इसी का नाम क्या है, फॉरबिडन जोन बोलते हैं हम इसको। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, एंड दिस स्मॉल गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन। इसको फॉरबिडन जोन बोलते हैं, फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप है ये। अब इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से किधर मूव कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। तो इसलिए लिटिल बिट ऑफ कंडक्टिविटी इज देयर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर। ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती रूम टेम्परेचर पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात हम बाद में करेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स में स्मॉल गैप है, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंडक्टिविटी कम होती है इनकी। अब इंसुलेटर्स में क्या है, दिस फॉरबिडन जोन इज ह्यूज, बड़ा है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। इन केस ऑफ इंसुलेटर द फॉरबिडन जोन इज ह्यूज, बड़ा है, एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। देख पा रहे हैं आप, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये एनर्जी एक्सिस है। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे मूव नहीं कर पाते, इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये गैप बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन को इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो वहां पे जंप कर पाए। तो इंसुलेटर्स इंसुलेटर ही रहते हैं, चाहे आप टेम्परेचर कम करें ज्यादा करें, तो टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट उनके ऊपर नहीं आता। अब आपने 3 पॉइंट्स में देख लिए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या हुआ, कंडक्टर्स में फ्यूज्ड है, सेमीकंडक्टर्स में स्मॉल फॉरबिडन जोन है, इंसुलेटर्स में लार्ज और ह्यूज फॉरबिडन जोन है। सेमीकंडक्टर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, कंडक्टर में आसानी से मूव कर सकते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, और इंसुलेटर्स में नहीं कर पाते। अब हम इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर करेंगे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है उनकी कंडक्टिविटी पे। नाउ वी आर डूइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर आप कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में टेम्परेचर को आप चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा उनकी कंडक्टिविटी पे। और इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के केस में क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव कर्नल। कर्नल क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको पता भी होगा, क्लास 11th में पढ़ा है आपने। बिकॉज मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव कर्नल एट हाइयर टेम्परेचर क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, कौन क्रिएट करता है, पॉजिटिव कर्नल एट हाइयर टेम्परेचर, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब कर्नल क्या है, देखिए आप, ये मान लीजिए हमारे पास एटम है, ये न्यूक्लियस है उसका। किसी भी एटम के अंदर आपको पता है 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने ये मान लिया। मान लीजिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दीज हमने ये कंसीडर कर लिया। अब कोर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को मिला के, ये जो न्यूक्लियस है ये और कोर इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, तो कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मिला के, कोर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को मिला के जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन बच गया, ये पॉजिटिव चार्ज पोर्शन है इलेक्ट्रॉन के साथ मिला के, इसको बोलते हैं कर्नेल। दिस इज कर्नेल, दिस इज पॉजिटिव चार्ज पोर्शन, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट। और इसमें क्या क्या चीज है, हैविंग कोर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम, कर्नेल। इसको कर्नेल बोलते हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन बच गया जिसमें कोर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इसको कर्नेल बोलते हैं। तो जैसे ही आपको पता है ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेटल एटम के अंदर, ये लूज होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी उनकी कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स के अंदर, तो इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अंदर पॉजिटिव कर्नेल। तो जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, पॉजिटिव कर्नेल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, and these will create the obstruction in the movement of the electron and conductivity decreases. In case of semiconductors क्या होता है, आपको पता है जो फॉरबिडन जोन है वो स्मॉल है, किसके केस में, सेमीकंडक्टर्स में, मैंने डायग्राम से बताया था अभी आपको। तो क्योंकि फॉरबिडन जोन कम है, तो जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, एंड मोर इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाएंगे, एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो सेमीकंडक्टर्स में इंक्रीज हो रही है, कंडक्टर्स में डिक्रीज हो रही है। और इन केस ऑफ इंसुलेटर्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि उसमें फॉरबिडन जोन बहुत ज्यादा होता है, तो आप टेम्परेचर बढ़ा लीजिए और बढ़ा दीजिए, हायर टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते। दैट इज व्हाई नो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। तो ये हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा। अब हम इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। So now we are doing the magnetic properties of the solids. आपको पता है स्टूडेंट्स की सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का दो तरह का मोशन होता है, दो तरह का मूवमेंट होता है। एक अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। इलेक्ट्रॉन मूव्स आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम एक्सिस पे स्पिन बोलते हैं। तो जो स्पिन मोशन है उसकी वजह से और ऑर्बिटल मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस उसकी वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाउ सॉलिड बिहेव इन द मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में कोई सॉलिड बिहेव करता है, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन का जो दो तरह का मोशन है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, उसकी वजह से कोई भी एलिमेंट किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसको बोलते हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो 5 टाइप की हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। पहली है इसमें पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी का नाम है, सब्सटेंस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरी होती है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी का नाम डायमैग्नेटिज्म, और सब्सटेंस का नाम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरी है इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिज्म। और फोर्थ है इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और फिफ्थ है इसमें फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरीमैग्नेटिज्म। तो पहले इसमें हम स्टडी कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस हैविंग ओनली फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एंड वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और वीकली अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड में। दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। तो आपसे पूछ सकते हैं, ये मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, अगर आपसे पूछता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है तो आप अलग से बताएंगे, पैरामैग्नेटिज्म क्या है तो आप अलग से बताएंगे। पैरामैग्नेटिज्म क्या हुई, द प्रॉपर्टी बाय विच
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हुआ? द सब्सटेंस हैविंग फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। नॉलेज एक ही है, बात एक ही है, बस उसको लिखने का तरीका सही होना चाहिए। आप एग्जाम में किस तरह से लिखते हैं, आपको नॉलेज कितनी है उसके मार्क्स कभी भी नहीं होते। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है और उसका टू द पॉइंट आंसर क्या है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। नॉलेज बहुत सारी है, आपको बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, किसी को आपके नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे आपको वही चीजें लिखनी है जो एग्जामिनर ने पूछी है आपसे, और वही टू द पॉइंट आप आंसर देंगे और उसी के आपके मार्क्स मिलेंगे, वेदर दैट इज रॉन्ग और राइट। और एग्जाम्पल इसमें हो गया हमारे पास O2। तो एग्जाम्पल जरूर, इनमें एग्जाम्पल मैं एम्फसाइज करके बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल आपको जरूर याद हो, क्योंकि बच्चे नॉर्मली एग्जाम्पल्स को भूल जाते हैं। और एग्जाम्पल का भी, जैसे ये डेफिनेशन मान लीजिए एक 1 मार्क की है, तो एग्जाम्पल उसमें हाफ मार्क कंसिडर होता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पहले था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिज्म। सेकंड इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये इससे अपोजिट हो गया। When electrons are in the paired state, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में है, कोई अनपेयर्ड नहीं है। All the electrons are in the paired state and these type of substances are repelled by the magnetic field. Magnetic field से रिपेल होते हैं। सारे अनपेयर्ड होंगे, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। And the substance is called diamagnetic substance. Substance को हम क्या बोलेंगे? Diamagnetic substance. And the property is called diamagnetism. तो diamagnetism क्या हुई बच्चों? The property by which a substance or element is repelled by the magnetic field because all the electrons are in the paired state. Example इसमें हो गया सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो अब इसमें फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे हैं जिनमें जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे शो द मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो इसलिए इनको हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम भी में भी लेते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। और इनके जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो देयर मैग्नेटिक डोमेन्स आर इन द सेम डायरेक्शन and these substances are called as ferromagnetic substance and the property is called ferromagnetism, having large number of unpaired electron and strongly attracted by the magnetic field. So strongly attracted by magnetic field are called ferromagnetic substance, and in these all magnetic domains are in the same direction. जो magnetic domains हैं वो same direction में होते हैं and these show the permanent magnetic character. We can prepare the permanent magnets by using these and the property is called ferromagnetism। और ये एग्जाम्पल हो गया इसमें, और ये वाला एग्जाम्पल इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन में पूछा जाता है ये कि which oxide of the chromium can be used to prepare the permanent magnets, so that is CrO2। और फोर्थ हमारे पास इसमें है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, फेरोमैग्नेटिक से एंटी, अपोजिट। जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनकी खास बात यह है कि इनमें भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें भी लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो इनके जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो इक्वल नंबर में और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, इक्वल नंबर एंड अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स इक्वल टू 0। तो नील हो जाता है इनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है, जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं इक्वल नंबर में और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and are expected to show strong magnetic character but has nil or zero magnetic character, magnetic moment, because magnetic domains are in opposite direction and equal number, and these substances are called anti-ferromagnetic substance and the property is called anti-ferromagnetism। मैग्नीज के ऑक्साइड्स की फॉर्म में इसके एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। मैं डायग्रामेटिकली भी शो करता हूँ, डायग्राम भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। डायग्राम आपको बना के दे देंगे कि बताइए किस तरह का सब्सटेंस है, कैसी प्रॉपर्टी है। ये एरो से हम मैग्नेटिक डोमेन शो कर रहे हैं। सो इफ ऑल द मैग्नेटिक डोमेन्स आर इन द सेम डायरेक्शन
आप देख रहे हैं एरो एक ही डायरेक्शन में है, सो इट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तरह का कोई डायग्राम आए तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से समझ लीजिए आप। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, मैग्नेटिक डोमेन्स आर इन इक्वल नंबर इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैग्नेटिक डोमेन्स इक्वल नंबर में और अपोजिट डायरेक्शन में है, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें कितना हो जाएगा, 0, इसमें नहीं होगा। सो दीज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दिस इज फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और अब इसमें लास्ट कौन सा है, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज फेरी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरीमैग्नेटिज्म। जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनमें भी लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आल्सो हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सपेक्टेड टू शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इनमें जो मैग्नेटिक कैरेक्टर वो लिटिल बिट होता है, स्मॉल होता है, बिकॉज द मैग्नेटिक डोमेन्स आर इन अनइक्वल नंबर इन अपोजिट डायरेक्शन। अनइक्वल नंबर में और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, तो कैंसिल आउट कर देते हैं, कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा बहुत लिटिल बिट स्मॉल मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है इनका। इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फेरीमैग्नेटिज्म। और एग्जांपल हो गया इसमें Fe3O4। डायग्राम से भी आप शो कर सकते हैं इसको, इस तरह से देखिए। तो आप देखिए मैग्नेटिक डोमेन्स कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करेंगे एक दूसरे को। 4 अगर क्लॉकवाइज है तो 2 एंटी क्लॉकवाइज शो कर रखे हैं, तो ये डायग्राम किसका हो गया, दिस फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस का डायग्राम हो गया। तो फेरीमैग्नेटिज्म में क्या ध्यान रखना है कि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अनइक्वल नंबर में और अपोजिट डायरेक्शन में जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो अनइक्वल नंबर में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डोमेन्स हो जाएंगे, कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होगी, प्रॉपर्टी को बोलेंगे फेरीमैग्नेटिज्म। इसके बाद आता है इनमें मैग्नेटिक फील्ड क्या इफेक्ट है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर के ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो आप समझ सकते हैं इस तरह से कि जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। आई रिपीट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसमें चेंज हो जाते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। कब, ऑन हीटिंग अप टू पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस 850 केल्विन टेम्परेचर पे आप हीट करेंगे, चेंज हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में, कूल करेंगे वापस इसमें चेंज हो जाएगा। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को 750 केल्विन तक हीट करेंगे, चेंज हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में, कूल करेंगे वापस इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी थी, ये कितनी 5 थी हमारे पास, एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में few unpaired electron weakly attracted towards magnetic field. डायमैग्नेटिज्म में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक में लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल द मैग्नेटिक डोमेन्स आर इन द सेम डायरेक्शन, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम आते हैं। फिर है उससे अपोजिट एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या था, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, nil, because magnetic domains cancel out each other completely। और फिर है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनमें भी लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो अनइक्वल नंबर में, अपोजिट डायरेक्शन में, लिटिल बिट ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर, और इनको हम इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं टेम्परेचर का यूज करके। जैसे कि मैंने बताया एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इतने पे हीट करोगे 850 केल्विन पे, इतने इसमें चेंज हो जाएगा, कूल करोगे वापस उसमें चेंज हो जाएगा। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस हीट करने पे पैरामैग्नेटिक में, कूल करने पे वापस उसमें। एक टॉपिक हमारा छोटा सा इसमें रह गया है, वो सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स, पी टाइप और एन टाइप, डोपिंग से कैसे हम बनाते हैं उनको, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया है। सेमीकंडक्टर्स, जैसा कि हमारी पहले भी बात हुई थी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की। सेमीकंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की इसकी कंडक्टिविटी होती है। There are 2 type of semiconductors, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor। मेनली वैसे सेमीकंडक्टर्स को आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है केमिस्ट्री में।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो नेचुरल सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एक्सेट्रा, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, द सेमीकंडक्टर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग। डोपिंग मैंने आपको बताया था पिछले उसमें लेक्चर में। डोपिंग का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। द सेमीकंडक्टर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग। डोपिंग का मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर हम जानबूझ के इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं एलिमेंट्स में टू इम्प्रूव देयर प्रॉपर्टीज, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसको हम डोपिंग बोलते हैं। स्पोर्ट्स में भी ये वर्ड यूज होता है, लेकिन वहां अलग तरह से यूज होता है डोपिंग का मीनिंग। तो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एग्जाम में ये कई बार पूछे हुए भी है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स का एक बार तो क्वेश्चन आ गया था कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। तो कंडक्शन मैकेनिज्म दोनों का अलग अलग है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है, पी टाइप में होल्स की वजह से होती है। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैविंग कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें कंडक्टिविटी होगी। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैविंग कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द होल्स, होल्स की वजह से होती है। ये बनते कैसे हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, आपको ये समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपकी लर्निंग लंबी रहे, परमानेंट रहे। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कब बनते हैं? व्हेन हायर ग्रुप एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रॉन रिच आपके पास एलिमेंट है वो, या हायर ग्रुप एलिमेंट इज डॉप्ड इनटू लोअर ग्रुप एलिमेंट। बड़े ग्रुप के एलिमेंट को लोअर ग्रुप, छोटे ग्रुप के एलिमेंट में आप डॉपिंग करेंगे, उसको एज ए बड़े ग्रुप के एलिमेंट को एज ए इम्प्योरिटी ऐड करेंगे आप छोटे ग्रुप के एलिमेंट में। या दूसरी तरह से भी लिखते हैं, देखो इसको मैंने लिखा हुआ है, हायर ग्रुप एलिमेंट इज डॉप्ड इनटू लोअर। हायर को लोअर में डाला आपने, मतलब हायर एज ए इम्प्योरिटी है। या इसी को दूसरी तरह से लिख सकते हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके, लोअर ग्रुप इज डॉप्ड इनटू हायर। लोअर ग्रुप इज डॉप्ड बाय हायर। लोअर ग्रुप को किससे डॉप किया? हायर से। लोअर ग्रुप इज डॉप्ड बाय हायर, तो मीनिंग उसका यही हुआ कि आपने बड़े ग्रुप एलिमेंट को एज इम्प्योरिटी यूज किया और छोटे ग्रुप में ऐड किया। जैसे आपके पास आर्सेनिक है ग्रुप 15 का और गैलियम है ग्रुप 13 का, तो आपने क्या लिया? आर्सेनिक को एज इम्प्योरिटी ऐड किया ग्रुप 13 के एलिमेंट में। उसमें हुआ क्या? जैसे ग्रुप 15 का एलिमेंट है ये आर्सेनिक, उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, गैलियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रह गए बॉन्ड बनाने के बाद, और वही इलेक्ट्रॉन इसमें कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आपके पास बन गया। आई होप ये पता लग गया होगा आपको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे बना, जब आपने हायर ग्रुप के एलिमेंट को लोअर ग्रुप में एज ए इम्प्योरिटी ऐड किया। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इससे अपोजिट होगा। कैसे बनेगा ये? आप लोअर ग्रुप के एलिमेंट को एज इम्प्योरिटी लेंगे और उसको हायर ग्रुप के एलिमेंट में डालेंगे। अब इसको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके अलग अलग तरह से आप लिख सकते हो। इट इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज आर एडेड, या ऐसे बोल दीजिए, हायर ग्रुप एलिमेंट इज डॉप्ड by the lower group element, higher group element is doped by lower group element, मतलब lower को ऐसे impurity ऐड किया आपने, या lower group is doped into higher group, higher group को आपने में क्या ऐड किया आपने? lower group को ऐसे impurity ऐड किया। एग्जाम्पल हो गया इसमें जर्मेनियम, सिलीनियम। जर्मेनियम को किसमें ऐड किया आपने? सिलीनियम। जर्मेनियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 14 का। और सिलीनियम किसका है? ग्रुप 16 का। अब देखो ये एग्जाम्पल याद रखने के लिए एलिमेंट्स आपको पी ब्लॉक के जरूर याद होने चाहिए, जैसे ग्रुप 13, 14, 15, 16 एलिमेंट्स। जब हम पी ब्लॉक वाले चैप्टर करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रुप 13 में होते हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लैड। ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। अब देखो ये एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ और एक बार बोर्ड के एग्जाम में भी आ गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय 13, 15 ग्रुप कंपाउंड, 12, 14 ग्रुप कंपाउंड, 14, 12 ग्रुप कंपाउंड, या 16, 14 ग्रुप कंपाउंड। तो ये जो आपके पास सेमीकंडक्टर्स बने, ये कैसे बने मैंने बताया आपको, इम्प्योरिटीज ऐड करके, हायर को लोअर में, लोअर को हायर में। तो इनको हम दीज आर ऑल्सो कॉल्ड 15, 13 या 13, 15 एंड 14, 16 और 16, 14 ग्रुप कंपाउंड्स भी बोलते हैं। कौन से ग्रुप को किसमें आपने ऐड किया एज इम्प्योरिटी, उसकी बेस पे उसको हम नाम दे सकते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स को ये नाम देते हैं हम, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो
तो इसी के साथ ये सेमीकंडक्टर्स आपके खत्म हो गए हैं। सेमीकंडक्टर्स के एक दो यूजेस भी आप नोट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स को हम कहाँ यूज करते हैं? रेक्टिफायर्स में, ट्रांजिस्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है इनका। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, रेक्टिफायर्स बनाने में यूज होता है, डायोड्स बनाने में यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स बनाने में यूज होता है इनका। तो वो आप यूज भी इनके तो नोट कर सकते हैं। रेक्टिफायर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूजेस हैं सेमीकंडक्टर्स के। अब इसमें जो मेन थियरी है इसकी वो कंप्लीट हो गई है सॉलिड स्टेट की। लेक्चर्स जो आपको बताए हैं, जो आपको वीडियोस भेजे हुए हैं वो आप बार बार देखिए। जो पहले हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो पूरे आप पढ़िए। सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखिए आप, ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाए। इसमें एक वीडियो और मैं डालूंगा जिसमें हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस तरह से आपको उसमें लिखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कई बार हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि लिखना कैसे है, किस तरह से हमें उसमें राइटिंग वर्क करना है बोर्ड के एग्जाम में। क्योंकि आपको मार्क्स मिलते हैं राइटिंग के, आपके अंदर नॉलेज कितनी है उसके मार्क्स नहीं मिलते। जो पेपर पे आपने लिखा हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो नॉलेज भी आपको हो और मार्क्स भी आपके आए, दोनों चीजें आपके हों, उस हिसाब से हम उस वीडियो को बनाएंगे जिसमें क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग टाइप्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे और दूसरे क्वेश्चन भी होंगे। थैंक यू।